अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार पोल ऑफ पोल क्या कहता है। मेरे चारों तरफ जो भी आप तस्वीरें नजर आ रही हैं, नीचे की अगर पट्टी हटाई जाए तो हम दिखा पाएंगे कि पोल ऑफ पोल की हर एक स्टेट की एवरेजिंग क्या है। हाँ, स्क्रीन को बिल्कुल ठीक इसी तरीके से रखेंगे। ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी पोल ऑफ पोल की जो हमने एवरेजिंग की है, और जैसा कि मैंने बताया है कि हमने देश के बड़े 12 एग्जिट पोल की कैपिंग की है, और कैपिंग करने के बाद हमने एनालिसिस करके एक एवरेजिंग निकाली जिसमें हमें यह पता चला है यूपी में भारतीय जनता पार्टी 236 सीटें, समाजवादी पार्टी 147, बहुजन समाज पार्टी 12, कांग्रेस 5 और अदर्स के खाते में गई हैं 3 सीटें। अगर ये पोल ऑफ पोल्स ठीक पूर्वानुमान बता रहा है तो डिबेट को ओपन कर देते हैं हम। आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज मेरे साथ में हैं। इसके अलावा अरविंद मोहन है मेरे साथ में, कंसल्टिंग एडिटर। अजीत मेंदोला जी, रीजनल पॉलिटिकल एडिटर हैं आप। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, थोड़ी देर में मेरे साथ में। विपिन परमार मेरे सहयोगी भी चंडीगढ़ से लाइव जुड़ेंगे, जो हमें ये बताएंगे कि पंजाब में क्या रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से कांग्रेस को कितना नुकसान रहा, आम आदमी पार्टी की झाड़ू कितनी चली है। आलोक मेहता जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। पोल ऑफ पोल के रिजल्ट ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की जोड़ी अब भी हिट है। यूपी का गढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से किला अभेद्य है। क्रेडिट किसे जाता है, किसे जाता है? राशिद जी, देखिए, क्रेडिट तो लोकतंत्र को सबसे बड़ा है, क्योंकि लोगों ने बड़े पैमाने पर अपने मताधिकार का उपयोग किया। इंडिया न्यूज में आप और संवाददाता कितना लगातार जो काम करते रहे, उसकी चर्चा होती रही कि किन मुद्दों को लेकर लड़ा गया, और इसलिए जो विकास का मुद्दा था ये भी सामने आया कि जाति के आधार पर जो गठबंधन बने, ये जो अब वीडियो दिखा रहे हैं, और अभी भी हम जब चर्चा कर रहे हैं तो स्पष्ट करना चाहिए कि ये केवल एग्जिट पोल है। जो जनता इतनी बड़ी है, भारत के मतदाता इतने करोड़ों में है, इसलिए हम उसको निष्कर्ष नहीं कह रहे हैं। नतीजा तो हम लोग चर्चा करेंगे 10 तारीख को ही। लेकिन हाँ, जैसे कहते हैं चावल का दाना जब पक रहा है, अभी पक, जैसे कहते हैं कि ये डिब्बे में से जो पक रहा था उसका कुछ दाने हम लोगों को हमारे पास मिले हैं, और सबसे अच्छा किया है कि आपने उसको खिचड़ी की तरह बना करके सामने उसका एक निचोड़ सामने रखा है। ठीक है, दर्शक ये न माने कि हम ये कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये सही है कि जितना मूव देखा गया उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी अनुमान किया गया था ओपनिंग पोल्स में भी, और कई हमारे पत्रकारों का, जो पूर्वाग्रह मित्रों का, मैं कहना चाहिए शुभचिंतकों का या विरोधियों का, उससे भी अधिक नतीजा सामने आ रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व प्लस विकास दोनों जो मुद्दों को साथ में जोड़ा। इसलिए मैं हिंदुत्व कह रहा हूं कि चाहे लोग कहते हैं कि भाई वो भी एक बड़ा कारण था, और कानून व्यवस्था। विकास के साथ यदि कानून व्यवस्था होगी तभी तो किसी को अनाज मिलेगा। यदि रात को लूटने ही वाला होगा तो उसका ठेला ही छीन के चला जाएगा। इसलिए कानून व्यवस्था और लोगों को न्यूनतम जो सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, जिसके लिए सारी लड़ाई, चाहे अंत्योदय कहें या गांधीयन वैल्यूज कहें, ये जो मूल आवश्यकताएं भारत जैसे देश में, इस बार किसी भी, जो लोग कहते हैं मीडिया का प्रचार, इसका प्रचार, उसका प्रचार नहीं, सही बात यह है गरीब लोगों के वोट से, महिलाओं के वोट से ये परिणाम, इसका संकेत हमें दिखाई दे रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि गरीबों को ये समझ में आया है कि बाकी जो लोग हैं वो बातें तो करते हैं, बाकी भले ही पेंशन की बातें कर लें या फिर ध्रुवीकरण की बातें कर लें, या ये कहने लगे कि धर्म के नाम पर कोई वोट मांग रहा है, लेकिन गरीबों को ये पता है उत्तर प्रदेश में कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए या फिर पिछड़ों के लिए काम कर रही है। और यही एक वजह है कि जनादेश, अगर पोल ऑफ पोल कन्वर्ट होता है असली जनादेश में और असली रिजल्ट में, तब। अब मैं आता हूं अरविंद जी आपके पास में। अरविंद जी, हमने उत्तर प्रदेश में जो 7 चरण के चुनाव रहे, इनमें देखा कि लगभग 1 से 1.25% के आसपास वोटिंग कम रही। क्या यह माना जाए कि वोटिंग कम रहने का मतलब प्रो इनकम्बेंसी रहा? क्या यूपी में अगर ये पोल ऑफ पोल सही हैं तो एंटी इनकम्बेंसी किसी भी तरीके से काम नहीं की है? देखिए, अगर ये पोल ऑफ पोल्स या हमारा अपना ओपिनियन पोल, मैं मानता हूं कि हमारे ओपिनियन पोल 30,000 का बेस लेके हमारा ओपिनियन पोल हुआ है, तो हमारे ओपिनियन पोल को भी माने या इस एवरेज को भी माने, तो बीजेपी की सीटें 100 कम हुई हैं उत्तर प्रदेश में। अब 100 सीटें कम होने को अगर आप वैसे जीत माने या बहुत मैसिव मैंडेट माने या पॉजिटिव मैंडेट माने, तो मुझे थोड़ी आपत्ति उस पर होगी। 100 सीटें घटने का मतलब है कि कहीं ना कहीं क्रिटिकल लोगों ने वैल्यूएशन किया। 2 पॉइंट मुझे लगता है कि
थोड़ा हल्का माना गया, और ये हम नहीं मान रहे हैं, ये बीजेपी ने भी माना, बीजेपी के नेताओं ने, क्योंकि शुरू से वो जो इशू उठा रहे थे उसमें से कोई इशू जमीन पे नहीं जमा है सिक्योरिटी का मसला, औरतों की सिक्योरिटी का मसला, और जिससे औरतों की वोटिंग परसेंटेज आखिर के पेज में काफी तेजी से बढ़ा है। और दूसरा ये जो लाभार्थी हम कह रहे हैं कि, और अगर आप बिहार देखिएगा, पिछला बिहार का चुनाव, तो उसमें भी आखिरी फेज में चीजें बदली और बदली हैं। मुझे लगता है वहां भी दो ही चीज हुआ कि यादव मुसलमान राज आएगा तो बड़ी मुश्किल होगी कमजोर लोगों को, और दूसरा ये जो राशन बटा था कोरोना में, वहां भी, तो ये दो चीजें उत्तर प्रदेश के हक में गई हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हक में। लेकिन बीजेपी कोई बहुत मैसिव जीत गई हो, ये मुझे नहीं लगता। अगर 100 सीटें कम हो रही हैं, 100 सीटों का मतलब लगभग 1/3 सीटें आपकी कम हो रही हैं, तो ये आपके गवर्नेंस पे गंभीर सवाल है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जीत तो है, लेकिन जीत के साथ ही साथ एक संदेश भी है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोचे कि 100 से ज्यादा अगर सीटें कम हुई हैं तो फिर इसका मतलब क्या है, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, और लोगों की नाराजगी का मतलब क्या है। और ये 100 सीटें अगर समाजवादी पार्टी के पास में जा रही हैं या थोड़ी बहुत बढ़ करके बहुजन समाज पार्टी के पास में जा रही हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को 100 बढ़ी हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सीटें 100 बढ़ रही हैं। हाँ, हमारे सर्वे से भी और एवरेज से भी। ठीक है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, अजीत मंडोला जी, अब सवाल ये पैदा होता है, मैं अभी यूपी पर ही हूं, बाकी मैं फिर पंजाब पर भी जाऊंगा, इसके बाद विपिन भी मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन अजीत मंडोला जी कहते हैं बहुत बार कि आपको एंटी इनकम्बेंसी को ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा काम करना होता है। एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर, सत्ता विरोधी लहर में कई नाराजगी भी रहती है। अब नाराजगी थी किसान कानून की, नाराजगी थी महंगाई की, नाराजगी थी पेट्रोल डीजल की, नाराजगी थी सेकेंड वेव के दौरान कोरोना मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं करने की। एक बात ये बताएं, अगर इतनी नाराजगी थी, अगर इतने नेगेटिव पॉइंट थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने ओवरकम कैसे किए? राशिद, मैं आपको थोड़ा सा लोकसभा चुनाव की तरफ ले जाना चाहूंगा इस मुद्दे पे, क्योंकि ये बड़ी चर्चा होती है, हम लोग पत्रकार लोग भी बड़ी चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर, कई तरह की बातें बीच में हुई और बीजेपी हाथ। देखो, बीजेपी बहुत बारीक मैनेजमेंट काम करती है। मैं आपको लोकसभा का चर्चा इसलिए करना चाह रहा हूं, जब 2019 का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा था, उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घूमा था, गरीब लोगों में, और ये कह सकता हूं कुछ यादव दलित सब जगह मैं घूमा था। तो इतना बारीक मैनेजमेंट कर रखा था वहां पे। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के टाइम भी लोग ये नहीं मान रहे थे, कई विशेषज्ञ ये नहीं मान रहे थे कि बीजेपी 50 से ऊपर सीटें लाएंगी। सबका आकलन था कि 20, 22, 25 तक पहुंचेगी बीजेपी। ये लोग, इनके साथ जो आरएसएस जो इनके साथ संगठन है, वो इतना बारीकी से काम करता है। वो गांव-गांव में जब मैंने पूछा भाई कौन जीतेगा, क्या होगा, तो उन्होंने उज्ज्वला योजना, शौचालय, ये बहुत बारीक काम थे, जिस और 2 लाख का जो छत बनाने के लिए दिया गया था, वो बहुत काम करा गरीबों में। तो बीजेपी ये समझ बैठी थी कि भाई जाति की राजनीति को अगर तोड़ना है तो हमको, ये जो वोटर है जिसको कि जाति के नाम पर सारे राजनीतिक दल इस्तेमाल करते आए हैं अभी तक, कि जैसे अखिलेश यादव ने चुनाव शुरू होने से पहले सीधा गुणा भाग लगा रखा था कि मुसलमान, यादव और थोड़ी बहुत ओबीसी की जातियों को तोड़ के वो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लेके आए थे। ये अगर गुणा भाग लगाऊंगा तो 33-32% वोट मेरे बनते हैं और मेरी सरकार आराम से बन जाएगी। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि इसमें अगर आप देखेंगे जातियों के समीकरण में, तो लगता है कि भाई अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी। लेकिन बीजेपी ने वहीं दूसरी तरफ इतना बारीक मैनेजमेंट काम करा। ये जो अनाज बांटने का काम है, गरीबों के पास जाके सर्वे करा, कैसे कैसे उन लोगों को देखा जाए, उनसे पूछा भाई क्या दिक्कत है, क्या, जो मेरे को जो जानकारी आ रही है, तो बीजेपी ने अपना जो जमीनी काम है वो बहुत अच्छे ढंग से करती रही बीजेपी। दूसरी विपक्ष क्या करता है कि वो एक माहौल बनाता है, माहौल बनाने में कामयाब हो जाता है, फिर एक मैसेज देने में भी कामयाब हो जाता है कि हाँ भाई ये यादव, मुसलमान, फलानी जातियां। अब किसी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये गौर नहीं करा कि जो दलित, वाल्मीकि, जो ओबीसी की अदर कास्ट है, अगड़ी जातियां हैं, वो 90 के दशक तक बहुत दबा के रखी गई थी इसी गठबंधन के द्वारा। ठीक है, मतलब सपा का गठबंधन का ही मैं कहूंगा कि भाई जाट, गुजर और मुसलमान, ये बड़ा तखड़ा गठबंधन था। ये दूसरी कास्ट को वोट डालना ही नहीं देता था। 90 के बाद ये भ्रम टूटा। 90 में टीएन शेषन आए, फिर 92 में कल्याण सिंह आ गए। कल्याण सिंह ने भी कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए बड़े इनकाउंटर करे,
बीजेपी को लेकर एक बात बैठ गई उत्तर प्रदेश की जनता में कि कानून व्यवस्था अगर कोई ठीक कर सकता है वो बीजेपी कर सकता है। लेकिन अजीत मेंदोला जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक चीज पर जरूर गौर करने की जरूरत है, और जो बात अरविंद मोहन जी कह रहे हैं कि अगर पिछली बार 312 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, बीजेपी प्लस को अगर 325 के आसपास सीटें मिली थी, और आज की तारीख में अगर 200, 212, 225 के आसपास सिमट करके रह जाते हैं, तो ये 100 सीटों का नुकसान क्यों ना ये माना जाए कि वाकई में एक अलार्मिंग साइन है। अवधेश जी के पास में चलते हैं। अवधेश जी, मैं इससे पहले कि भारतीय जनता पार्टी के नुकसान की बात करूं, मैं बनती हुई नई सरकार जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं मैं उसकी बात करूंगा। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी की सरकार बनने जा रही है, यानी जो बात कही जा रही थी कि आएंगे तो योगी ही, हिट होगी योगी और मोदी की जोड़ी। अब समझना आपके जरिए ये चाहूंगा कि क्या चला है, क्या ध्रुवीकरण चला या फिर नहीं, क्या अब्बा जान चला या नहीं, चचा जान चला या नहीं, पाकिस्तान चला या नहीं, गजवाए हिंद चला या नहीं, 80 बनाम 20 चला या फिर नहीं? ऐसा है कि जो कुछ अभी कहा गया, चाहे वो आलोक जी ने कहा हो, अरविंद जी ने कहा हो, मेंदोला जी ने कहा, वो सब बातें अपनी जगह सही है। उसमें ऐसा नहीं कि कोई चीजें कह दी गई हो वो नहीं था। ठीक है, चुनाव में जीत और हार कई फैक्टर पर निर्भर करते हैं, लेकिन मूल चीज होती है कि सबसे प्रबल कारक क्या रहा है जिसने परिणाम को निर्धारित किया। इस बात में कोई दो मत नहीं है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का जो भी वोट घटा है वो इस पोल ऑफ पोल से, या जो भी एग्जिट पोल आए हैं वो बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुआ है। करेक्ट। क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट अगर 21% से 34% हो रहा है तो यह असाधारण बढ़ोतरी है, इसको आप साधारण बढ़ोतरी नहीं मानते हैं। ठीक है। बीजेपी का वोट इसमें बताया जा रहा है कि जितनी पिछली बार थी लगभग उतनी ही है, तो वोट उनका नहीं बढ़ा है। लेकिन इसको दूसरे रूप में देखिए तो जिस जंग से उत्तर प्रदेश में बहुत कम ऐसे विधायक थे जिनके विरुद्ध जनता तो छोड़िए पार्टी के अंदर असंतोष नहीं था और पार्टी के लोग उनके विरोध में काम नहीं कर रहे थे। जब आप उत्तर प्रदेश में जाते तो सामने तो नारा लगाते दिखते थे, जब अकेले बुला के मैं पूछता था कि अच्छा भैया ये बताओ कि लोग कह रहे हैं कि विधायक जी ने ठीक से काम नहीं किया, हम तो पार्टी में है तो मजबूरी में काम कर रहे हैं, लेकिन माहौल नहीं है, आप लोग मजबूरी में कर रहे हो या मन से कर रहे हो? तो कई लोग निकल जाते थे कि बात सही है। तो वो जो पूरे प्रदेश में वो स्थिति थी कि बीजेपी को टिकट ज्यादा काटना था, नहीं काट दिया, उसमें से ये विजय जो आई है उसमें कारण बिल्कुल सही है कि कानून और व्यवस्था सबसे बड़ा यूएसपी साबित हुआ है। लाभार्थी दूसरे मसले पर साबित हुए नहीं, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के बाद जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दी गई, प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है जैसे ये बताया गया कि माफियाओं के ऊपर नकेल कसी गई है, और जैसे अखिलेश यादव ने ये कहा कि बाबा बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध होने लगे हैं, और बाबा बुलडोजर जैसा दो शब्द ही पकड़ लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। क्या ये बाबा बुलडोजर जैसा शब्द या ऐसा फ्रेज भी काम किया करता है? हम वापस यूपी की बात पर आएंगे, लेकिन चूंकि मेरे सीनियर कोलीग विपिन परमार भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। विपिन, मैं इससे पहले कि पंजाब को लेकर के आपके पास में आऊं, एक बार फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं कि पोल ऑफ पोल के आंकड़े पंजाब को लेकर के क्या कहते हैं। पंजाब को लेकर के जो आंकड़ा बताता है, आम आदमी पार्टी 70 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 25 सीटें, यानी कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान, शिरोमणि अकाली दल प्लस 17 सीटें, भारतीय जनता पार्टी प्लस, अब इसमें कैप्टन की भी पार्टी आ जाती है, महज 4 सीट पर सिमट करके रह जाती है। तब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने गांव में भी अपने कैंडिडेट उतारे थे, अन्य के खाते में 1 सीट। आम आदमी पार्टी, चूंकि जमीन पर आपने काम किया है, आम आदमी पार्टी ने बिजली की बात की, आम आदमी पार्टी ने पानी की बात की, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल की बात की, आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान की बात की, आम आदमी पार्टी ने बेअदबी की बात की, आम आदमी पार्टी ने किसान की बात की। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाएगी पोल ऑफ पोल के मुताबिक, आप श्रेय किसे देंगे विपिन? देखिए, तमाम मुद्दे जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से जो है वो रखे गए, और सबसे बड़ा प्रमुखता के साथ जो बात रखी गई वो दिल्ली मॉडल की रखी गई। लेकिन पंजाब की सियासत को 2017 के बाद से इन चुनावों तक अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक सेट पैटर्न को जिस तरह से एग्जिट पोल में देखने को, पोल ऑफ पोल्स में देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं आंकड़े वो हासिल करते, जादुई आंकड़े हासिल करती नजर आ रही है। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं इसका श्रेय अगर जाता है तो वो पंजाब के जो तमाम लोग
लोग हैं, क्योंकि जब चुनाव प्रचार या चुनाव के दौरान फील्ड में हम लोग थे तो एक बात सुनने को मिल रही थी कि हमें बदलाव चाहिए। ऐसे में एक सेट पैटर्न था, दो पार्टियां लगातार पंजाब की सियासत पर काबिज होती थी। ऐसे में कांग्रेस की ओर से भी तब्दीलियां की गई, कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतारकर जो है कुर्सी चरणजीत सिंह चन्नी को दी गई, कमान जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में दी गई। अकाली दल अपने अस्तित्व की लड़ाई 2017 पंजाब में कांग्रेस की राजनीति में जितना भूचाल आया, विपिन, पंजाब में कांग्रेस की राजनीति में जितना भूचाल आया, या यूं कहें कि राज्य सरकार में जितना ज्यादा भूचाल आया, उसे दिन रात आपने कवर किया है। अगर मैं ये कहूं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इतना रायता फैला दिया कि अंत आते आते रायता समेटना बड़ा मुश्किल हो गया, क्या मैं ठीक हूं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यही परिस्थितियां 2017 में कांग्रेस के सामने थी। उस समय भी आम आदमी पार्टी एक बड़ी ही पॉपुलर पार्टी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन परिस्थितियां बाद में तब्दील हुई। लेकिन कांग्रेस की ओर से उस समय जो चेहरा सामने किया गया वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा था, जिनको उतारकर कांग्रेस की ओर से जो है वो 70 के पार की सीटें जो है वो हासिल करते हुए मेजोरिटी हासिल की गई थी। लेकिन इस बार जिस तरह से कैप्टन को हटाया, नवजोत सिंह सिद्धू को लाया, अपनी अंतरकला को वो समाप्त कर पाने में बिल्कुल भी सफल नहीं रहे। और एक समय ऐसा आया कि सिद्धू के कैंपेन के लिए भी जो है सिद्धू को दूसरे नेताओं को बुलाना पड़ा, और तमाम कांग्रेस के जो नेता थे वो भी सिद्धू से कन्नी काटते नजर आए। ऐसी परिस्थितियों में बिल्कुल वाजिब आपने बात करी कि सिद्धू की ओर से जिस तरह की बयानबाजी लगातार जारी रखी गई, जिस तरह की वो सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स। विपिन, मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है, विपिन, मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन मैं चाहूंगा विपिन कि बस 15 मिनट आप मेरे साथ और भी रह जाएं, क्योंकि आपको और बाकी कवरेज के लिए भी जाना है। लेकिन इसलिए क्योंकि आपकी एनालिसिस बड़ी जबरदस्त है। विपिन, मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में खरगोश से हाथी कैसे बन गई, कैप्टन पंजाब में फ्लॉप कैसे हो गए, डेरा की राजनीति पंजाब में कहां गई है, मालवा की में राजनीति किसकी चली है, माझा में किसकी चली है, दोआबा में किसकी चली है। मैं आपके जरिए यह भी जानने की कोशिश करूंगा कि गांव में अगर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाई, और क्या कैप्टन का साथ में आना भी काम नहीं किया। मैं इस पर भी बातचीत करूंगा, आम आदमी पार्टी की राजनीति की भी बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। इंडिया न्यूज पर पोल ऑफ पोल्स जारी है। पोल ऑफ पोल्स में हम आपको दिखा रहे हैं कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। सबसे सटीक अनुमान, सबसे सही विश्लेषण हम कर रहे हैं। देश के बड़े पत्रकारों का पैनल मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। अरविंद जी हैं, आलोक मेहता जी हैं, अजीत मेंदोला जी, इसके अलावा अवधेश जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। विपिन परमार के पास भी हम चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से आलोक मेहता जी के पास में आते हैं। आलोक जी, अब मैं एक एक करके आपसे यूपी को लेकर के पॉइंट बाय पॉइंट कुछ सवाल पूछना चाह रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से तो हमने समझ लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से दो बातें निकल करके आती हैं। क्या समाजवादी पार्टी को गैर यादव ओबीसी का साथ नहीं मिला? क्या समाजवादी पार्टी को जयंत का साथ करने का फायदा नहीं मिला? क्या समाजवादी पार्टी को किसानों का साथ नहीं मिला? और क्या बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी से दलितों ने अब अपना नाता तोड़ लिया है, खत्म कर लिया है? देखिए, ये जो है जिसे दलित वोट का अभी सुरेश जी हमारे साथ थे, मैं मानता नहीं हूँ कि इस तरह का दलितों का पूरा एक तरफ ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये जो जातिगत समीकरण को जो हमारे साथी विश्वास करते हैं, एक तो ये मेरी धारणा गलत है, क्योंकि दलित, ब्राह्मण या यादव, उनमें भी जो गरीब हो सकते हैं, अलग अलग जातियों के लोग हो सकते हैं। कोई जिनका छोटा बहुत ही कह सकते हैं उतना गरीब जिसको आप कह सकते हैं जो बिल्कुल छोटा मध्यम वर्ग का है, उसमें भी कई गरीबी उस तरह की स्थितियां परिवारों में है। इसलिए सीधा ऐसा है कि उनके लिए नहीं मिला, ऐसा नहीं है। तो बीजेपी को भी कई वोट उस तरह का जाता है, क्योंकि उसको तो उससे पता नहीं है ना कि कौन सरकार में है, नंबर 1। और आम आदमी पार्टी का भी जो पंजाब में जित हुआ, इसीलिए कि जो कांग्रेस जिस तरह से बिखरती रही, टूटती रही, सिद्धू लगातार जो अभियान चलाते रहे, तो उसमें कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उतना ही अधिक ज्यादा जिम्मेदार है। और स्थानीय मुद्दे, देखिए लोगों की जो आवश्यकता, किसानों का जो मुद्दे पर जो परिवर्तन होना था वो उस आधार पर हुआ है। तो किसानों ने जिस हिसाब से जो नाराजगी थी वो भी इसीलिए, वरना जिस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूँ राशिद भाई कि हो सकता है जब नतीजे सामने आए तो पंजाब में अकाली दल और जो अमरिंदर सिंह का जित है उनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल और बादल की जो अब अभी हम बातें कर रहे हैं, यूपी में भी कोई कमिटेड वोट यदि मुलायम सिंह यादव का था, यदि वो अखिलेश को आज भी मिला है, तो क्या बादल का जो पुराना प्रभाव था, उनकी सारी कमियां गड़बड़ियां के बाद भी लोग लालू यादव, आपको याद है, अरविंद जी के हमारे साथ हैं और भी आप भी जानते हैं कि हम बिहार में लालू यादव तो 15 साल राज किए थे,
ठीक है। तो लोग अमरेंद्र सिंह के भी अच्छे काम बुरे काम याद होंगे, प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे उनके परिवार सुखबीर बादल के भी अच्छे बुरे याद होंगे, जिन्होंने मोबिलाइज किया, जिन मुद्दों को लड़ाई लड़ी। इसलिए आज भी मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह की लहर दिखाई गई है उसमें संभव है, हो सकता है यदि लहर है तो हो सकता है इससे भी ज्यादा लेकर के आम आदमी पार्टी पूरा ही सारा ही वोट ले ले और 5 सीटें बच जाए दूसरों के लिए। मैं इस पर कोई इनकार नहीं करता, क्योंकि हम तो जानते नहीं कि वोटर क्या हुआ, लेकिन जो मूड है उन्होंने अपने ही गड्ढे खुद खोदे, जिसमें उन पार्टियों को मुश्किल पड़ी। और अमरेंद्र सिंह ने भी एक तरह से इस उम्र में खाली एक वो ले लिया कि ठीक है इस पर कोशिश हो। और जाटों का किसानों का जो मुद्दा है, निश्चित रूप से बड़े किसान प्रभावित होते हैं, लेकिन छोटे किसानों का वोट फिर भी कम से कम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भी मिला है। मैं 3 किरदारों के लिहाज से अरविंद जी जो बात आलोक जी कह रहे हैं वही आगे लेकर के बढ़ता हूं और 3 किरदारों के लिहाज से आपसे सवाल करना चाहता हूं। किरदार एक है कांग्रेस का मतलब ये हो गया कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का, क्या दोनों की छवि को बड़ा बट्टा उत्तर प्रदेश में लगेगा? दूसरा ये क्षेत्रीय दलों का क्या रहा, वो जो ओम प्रकाश राजभर दम भरा करते थे? और तीसरा ये कि ओवैसी जैसे किरदारों का क्या हुआ जो मुसलमान वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आए और ये कहने लगे कि मुझे तो भारतीय जनता पार्टी की लैला कहा जाता है? इन 3 किरदारों का क्या रहा? देखिए, ओवैसी की पॉलिटिक्स पे ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की बात उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का काम आसान करते हैं। अब ये मिली जुली कुश्ती है या क्या है, ये कमेंट अभी करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों की बात और अखिलेश की बात मैं खासतौर से कहूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी चूकती है, इतना पोलराइज चुनाव हो गया था और इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि 100 सीट घटती दिख रही है, तो अखिलेश को जीत न मिलना ये बताता है कि संगठन की ताकत बहुत बड़ी होती है, विचारधारा की ताकत बहुत बड़ी होती है। अखिलेश को इन 2 चीजों को एक्सेप्ट करना होगा। और अखिलेश को ही नहीं, मैं मानता हूं कि जिस किसी को भी बीजेपी के मुकाबले खड़ा होना है उसको संगठन बनाने पे और विचारधारा की पॉलिटिक्स करने पे, विचारधारा कितनी भी नाराजगी हो तो संघ का वर्कर होगा, वो चुपचाप जाके अपना वोट दे आता है। वो 2 चीज बीजेपी के हक में करके आता है। तो विचारधारा बहुत जरूरी है और उसमें फिर ये जो बहुत तात्कालिक अलायंस होते हैं और बहुत इधर उधर करने की जरूरत होती है, ये करने की जरूरत नहीं है। उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि संगठन बनाना बहुत बड़ा काम है। ये मुलायम सिंह ने किया, ये शिवपाल ने किया, आपने एक लेवल पे शिवपाल को किनारे किया है। वो आपकी पॉलिटिक्स हो सकती है परिवार की और अंदर की, लेकिन समाजवादी पार्टी का संगठन वो नहीं है जो मुलायम सिंह ने बनाया था और जो अभी भी बीजेपी का है। सब होने के बाद बीजेपी के पास जो सांगठनिक ताकत है वो इस मुल्क में किसी के पास। तो अब तीसरा जो आप कैरेक्टर पूछ रहे हैं कि प्रियंका और राहुल का, मुझे लगता है कि फैसले के हिसाब से कहा जाए तो कांग्रेस का फैसला सही है कि एक विचारधारा की पॉलिटिक्स और संगठन की पॉलिटिक्स, उनके पास मोमेंटम नहीं था, उनके पास अभी आज की तारीख में जितने हल्के वो हो गए हैं उस हिसाब से उनमें बीजेपी लड़ने की स्थिति नहीं थी। लेकिन अगर वो फैसला करते हैं कि वो विचारधारा की और बीजेपी विरोध की पॉलिटिक्स करेंगे और नीचे के लेवल पे संगठन बनाएंगे, हर आदमी जिसने उत्तर प्रदेश की रिपोर्टिंग की उसने कहा कि कांग्रेस फाइट में भले न हो लेकिन हर जगह उसके लोग दिखाई देने लगे हैं, जो अभी हाल तक नहीं दिख रहे थे प्रियंका के इस दफे के प्रयास के पहले जी। तो मुझे लग रहा है कि वो लाइन ठीक है, उसमें कब सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी क्या होगा ये भविष्यवाणी करना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस किसी अलायंस में जाती तो भी मुझे लगता है कि इससे बेहतर स्थिति उसकी नहीं होती। वो दूसरे को थोड़ा मदद कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस के अपने भविष्य के लिए वो अलायंस भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं करता। अब तो सवाल प्रियंका का फैसला एक मायने जी अजीत मंडोला जी, अब सवाल यहां से ये पैदा होता है कि नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा और नेशनल पॉलिटिक्स के लिए इंडिकेशंस क्या हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, जो सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज्यादा संसदीय सीटें, वहां का जनादेश अगर ये कहता है पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी, उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, गोवा में बीजेपी कांग्रेस की टक्कर, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो ये राष्ट्रीय राजनीति के लिए संदेश क्या है और नेशनल पॉलिटिक्स में आगे आने वाले दिनों के लिए किस तरीके का रोड मैप या फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है? राशिद, राष्ट्रीय राजनीति में तो भाई सीधा असर पड़ेगा कि बीजेपी और मजबूत होकर सामने आएगी। 2024 की राह बीजेपी की और आसान हो जाएगी।
लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो चिंताजनक स्थिति है वो कांग्रेस की होने जा रही है। कांग्रेस के लिए बहुत ये कह सकता हूं कि एक ऐसा मुझे लगता है ना कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 के उसमें कहा कि कांग्रेस मुक्त वाली बात जो हो रही थी वो एक उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है मेरे को। अब देखें कि ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं पूरे हार के लिए। आप देखिए केरल आप हार जाते हैं, असम आप हारते हैं, कोई सबक आप सीखने को तैयार नहीं है। पंजाब में रायता सिद्धू ने नहीं फैलाया, पंजाब में रायता फैलाया प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी की जिद, उनकी जिद ये थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को आप अध्यक्ष बना दीजिए, और पार्टी ने अगर आपको बदलाव ही करना था तो 2 साल पहले करते, 1.5 साल पहले करते। और आपको अभी भी कांग्रेस ये समझने को तैयार नहीं है, कांग्रेस के दोनों नेता ये समझने को तैयार नहीं है कि देश की राजनीति बदल रही है, सारी चीजें बदल रही हैं। संगठन पीछे से एक सेना का होना बहुत जरूरी है। माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि आप बात करते हुए मुझे पंजाब की राजनीति की तरफ लेकर के गए हैं, इसलिए अगला सवाल मैं आपसे ही करूंगा पंजाब की राजनीति पर। आपने सिद्धू की बात की, आपने कांग्रेस की बात की, मुमकिन है कि आगे हम चन्नी वगैरह की भी बात करेंगे, कैप्टन की भी बात करेंगे, शिरोमणि अकाली दल की बात करेंगे, लेकिन कहते हैं कि पंजाब की राजनीति और हरियाणा की राजनीति डेरा के बिना बड़ी अधूरी रहती है। डेरा किसके साथ में गया है और डेरा की राजनीति की दिशा इस बार क्या रही है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? नहीं, मैं वही पंजाब में बीजेपी ने एक आखिर में एक दांव खेलने की कोशिश करी। मैं बीजेपी का ही नाम लूंगा क्योंकि बीजेपी अकाली, इनको लगा कि जब आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 14 फरवरी तक आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे ढंग से, जो रिपोर्ट वहां से आ रही थी पंजाब से, आम आदमी पार्टी बहुत लीड ले ली थी। अब कैसे रोका जाए? कहा यह जाता है कि जो पिछला 2017 का चुनाव था उसमें भी आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही थी। फिर अकाली, बीजेपी, अदर दूसरी पार्टी को लगा कि यार अगर ऐसा होता है, आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके परेशानी खड़ी करेगी। तो वोट ट्रांसफर कराया गया अकालियों ने, सबने, कि भाई कांग्रेस को वोट दिलवा दिया जाए जिससे कम से कम आम आदमी पार्टी रुक जाए। वो कोशिश इस बार भी हुई है, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। कोशिश यूं होगी कि डेरा वोट, अभी आपने जो डेरा की बात करी, राम रहीम को जेल से पैरोल पर बाहर निकाला गया, उसके अलावा कुमार विश्वास का बयान सामने आया। कोशिश की गई कि किसी तरीके से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कराया जाए जिससे कि आम आदमी पार्टी से हिंदू वोट छिटके। दूसरा, डेरा से वोट ट्रांसफर इस तरीके से कराया गया कि अकालियों को, फिर बाद में कहा ही जाता है कि अकालियों को वोट दिलवाने की कोशिश की गई। मतलब बीजेपी ने डेरा वोट की अकालियों को मिले और हिंदुओं का वोट भी अकालियों को मिले जिससे कि आम आदमी पार्टी को रोका जाए। तो वही बार बार जैसे आलोक जी भी कह रहे हैं, हो सकता है अजीत जी, जहां तक मैं जाना चाहता हूं, मैं एक बार क्लियर इंडिकेशन दे देता हूं। मैं आलोक मेहता जी के पास में अपनी इसी डायरेक्शन को लेकर के जाता हूं। आलोक मेहता जी, आम आदमी पार्टी को हमने ये देखा कि खरगोश से आज की तारीख में आम आदमी पार्टी हाथी बन चुकी है। स्क्रीन पर आलोक मेहता जी को दिखाया जाए और जितने भी गेस्ट हैं, पीसीआर टीम, सभी को दिखाएं आप। आलोक जी, खरगोश से हाथी आम आदमी पार्टी बन चुकी है। आज की तारीख में दिल्ली में सरकार है और दिल्ली में लगातार तीसरी बार सरकार है। पहली बार छोटी सरकार थी, उसके बाद पूर्ण मेजॉरिटी के साथ में 2 बार सरकार बनी है। आम आदमी पार्टी ने अपना दखल बढ़ाया, पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर पोल सही होते हैं तो उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति पिछले कई सालों में दर्ज करा दी है। उत्तर प्रदेश पर भी इन लोगों की नजर है। गोवा तक भी पहुंच गए हैं, गोवा में भी कुछ करके दिखा रहे हैं। मैं अब नेशनल पॉलिटिक्स का कैनवास आपके जरिए समझना चाहूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के मुकाबिल, हालांकि मैं अभी शुरुआत में ये बात बहुत अमच्योर होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के मुकाबिल अगर कोई खड़ा होने वाला है तो आज की तारीख में कांग्रेस नहीं है, आज की तारीख में ममता बनर्जी नहीं है, यानी टीएमसी नहीं है, आज की तारीख में आरजेडी नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है, बीएसपी नहीं है। एक बड़ी लीग अरविंद केजरीवाल बनाते चले जा रहे हैं नेशनल पॉलिटिक्स में। आलोक जी। राशिद जी, वैसे ठीक है, चूंकि हम कहते हैं ना कि जिसको आकाश, जो इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई खंबा नहीं होता। आम आदमी को हम पार्टी कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए दूसरी पार्टियों की तरह इसका कोई ऐसा ढांचा तो नहीं रहा। आज भी उसमें संयोजक हैं, उसमें कोई ऐसे पदाधिकारी, महासचिव वगैरह वगैरह जैसे हर पार्टी में होते हैं। पूरा एक संगठनात्मक ढांचा जिसको कहा जाता है, जो दुनिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का है। इसलिए ये अपने आप में एक बड़ा प्रयोग भारतीय राजनीति में है, इसको तो पहले स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी पहचान या अपनी मार्केटिंग जिसको कहते हैं आज के जमाने में, और एनआरआई का सपोर्ट कहिए, यहाँ कहिए, वहाँ पंजाब में भी लोगों को मिलता ही है। तो उस दृष्टि से आम आदमी पार्टी की सफलता, जो यदि आंकड़े जो दिखाए जा रहे हैं सच है, तो उसका प्रभाव है। और आपने ठीक कहा, सब जगह उन्होंने अपने पैर फैलाने से
निश्चित रूप से। लेकिन एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो कोई तुलना दूसरे भी कोई नहीं कर सकता ना। और तीसरी बात है, बीच में ज्यादा समय नहीं भी होगा, मैं कांग्रेस के बारे में कहूंगा। ये अजीत जी ने हमारा कहा, मैं उनसे निवेदन करूंगा, ये मत मानिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में यदि वो तो पिछले साल बिल्कुल सालों से खत्म ही थी, लेकिन इन राज्यों में कांग्रेस को अभी आप बिल्कुल ये नहीं मानिए। महाराष्ट्र, गुजरात, कमिटेड जो लोग पुराने कांग्रेस पार्टी, साफ कांग्रेस मुक्त भारत से उनका मतलब था कि इस तरह के जो लोग हैं कल्चर, आप यदि नरेंद्र मोदी जी को सुनेंगे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, यदि न्यू जनता दल भी एक समय में हो सकता था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल चरण सिंह जैसे नेता से तब भी नहीं हुआ, या बड़े बड़े नेता आए नहीं हो पाया, दूसरा दल वीपी सिंह के रहते हुए कोई दल ऐसा नहीं बन पाया, देवगौड़ा के रहते नहीं बन पाया। तो ये अभी ये ठीक है कि आकांक्षा होगी, वो कैसे पंजाब में डिलीवर करेंगे, लेकिन जैसा मेरा कहना है कि दूसरे राज्यों में भीड़ भी आएगी लोगों में बदलाव के लिए, जहां विकल्प नहीं है। जैसे पंजाब में लगा कि यही विकल्प है, यदि गुजरात में नगर निगम के चुनाव में वो जीत के आए तो ऐसे जीते, और यूपी में भी कुछ स्थानों पर जो बढ़ा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में अरविंद केजरीवाल इज ए बिग प्लेयर, ये आप कह सकते हैं। शरद पवार जैसे अनुभवी, हम और आप भी उससे ज्यादा अनुभवी दिखे हैं राजनीति के, उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस के बिना कोई गठबंधन राष्ट्रीय चुनौती नहीं बन सकता। राहुल गांधी रहेंगे या नरसिंह, बताइए ना, हम तो यही कहते थे कि इंदिरा गांधी की बात कौन, नेहरू के बाद कौन, लेकिन नरसिंहराव के समय में भी कांग्रेस चली थी ना 5 साल कुछ तो चली, और उसके बाद भी कांग्रेस कुछ जिंदा रही। आज चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय, उन लोगों ने सरकारें चलाई है। आफ्टर इंदिरा गांधी भी चलाई और नरसिंहराव के बाद भी चलाई। इसलिए ऐसी जो संगठनात्मक शक्ति है, जो अभी आप आरएसएस का कह रहे हैं, बीजेपी 2 सीट पे चली गई थी, आज भी चल रही है। जो संगठन जहां पर होगा, जैसा अरविंद जी ने कहा, वो कहते हैं भाई अब बहुत 10 गलतियां की होगी, लेकिन हमारा उनके साथ हमारा कमिटमेंट है। उसको भक्ति नहीं कहेंगे, उसको विचार साथ में, और साथ में दूसरी लॉयल्टी, जो मैं इसलिए अभी बादल की अपेक्षा करता हूं कि अकाली दल को भी, अकाली दल बीच में तो कितना कोशिश की गई, खत्म हो जाता, कांग्रेस का राज आया, लेकिन उसके बाद भी अकाली दल जिंदा है, फिर से जिंदा हो सकती है। तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और यदि केजरीवाल जी बहुत तेजी से चले, सुरेंद्र स्वामी भी तो पार्टी के सर आपने कहा ना कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, मैं तो एग्जिट पोल में कितना संभव और कितना असंभव है अपने कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर मैं चाहूंगा कि अरविंद जी जरूर बोलें, क्योंकि अरविंद जी आपको इस देश में अग्रदूत यानी पायनियर कहा जाता है एग्जिट पोल का, ओपिनियन पोल का, सेफोलॉजी का, इलेक्शन नंबरिंग का, इलेक्शन एनालिसिस का। पिछले 20 साल में इस देश ने 37 एग्जिट पोल देखे हैं। एग्जिट पोल या पोल ऑफ पोल, भरोसा कितना करें? मैं बिल्कुल कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे कहूंगा। देखिए 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो मैनिपुलेशंस हुए हैं काफी, लेकिन ओपिनियन पोल से, एग्जिट पोल, इंडिविजुअल्स की राय से 10 आदमी से बात करना बेहतर होता है। ओपिनियन पोल उससे बेहतर नतीजे देते हैं, एग्जिट पोल उससे बेहतर नतीजे देते हैं। इधर 2-3 चीजें हुई हैं जिसने, एक तो ओपिनियन पोल का डायरेक्शन लगातार पावर की तरफ हुआ है। दूसरा, उससे ज्यादा गड़बड़ ये हुई है कि जो सीरियस सैंपलिंग करते थे, मार्केटिंग की एजेंसियां जो थी, जो सर्वे एजेंसियां थी, वो सब गायब हो गई हैं ओपिनियन पोल से। मैं नाम भी अगर आप कहेंगे तो नेल्सन का, मार्क का, इस तरह की एजेंसियां जो थी, CSDS का, जो जिनका सर्वे ज्यादा रिलायबल था, उनके यहाँ से भी गलतियां हुई हैं। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ से गलतियां नहीं, लेकिन सारी बड़ी एजेंसियां, सारी रिलायबल एजेंसियां गायब हो जाएं, ये थोड़ा और डाउट बढ़ाता है कि सर्वे किस किस्म के। ठीक है, और आप देखेंगे तो हर चैनल पे सर्वे हैं, हर चैनल पे प्रेडिक्शन है, और सारे इसमें, और हर चैनल वाले ये कहते हैं, हर चैनल वाले ये कहते हैं मेरा वाला सबसे सही है। हर चैनल वाले ये कहते हैं कि मेरा वाला सही निकलेगा। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में ही हर जगह फर्क है। हाँ, ठीक है, नतीजे में फर्क है। ठीक है ना, नतीजे में फर्क है। अजीत जी, आप 3 गलती अगर कर लेते हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअल को भी गलती करने दीजिए, फिर हम अपनी राय बनाएं और ठीक है माने कि क्या होना। अजीत जी, चूंकि बिल्कुल अंत समय में आ गया हूं मैं एक बार उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर को भी लेकर के बातचीत करना चाहूंगा। उत्तराखंड में पोल ऑफ पोल ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी होने जा रही है, एक ऐसे वक्त में जबकि 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, एक ऐसे वक्त में जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में जितने फैसले लिए गए, कहा यह गया कि कई संत नाराज हैं, जो मंदिर बोर्ड को लेकर के, या फिर जो संत नाराज थे उसे भी लेकर के बातचीत की गई, और यह भी कहा जाने लगा कि हरीश रावत यानी हरदा उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत कर चुके हैं। कई ऐसे लोग, कई बड़े बड़े दिग्गज जिन्होंने कांग्रेस में घर वापसी की, लेकिन बावजूद इसके क्यों आखिरकार उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार नहीं बनाती नजर आ रही है पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक? राशिद, मैं उत्तराखंड से ही आता हूं और मैं उत्तराखंड घूमा भी हूं,
मैं वो दो तीन चीजें बहुत क्लियर कर दूं। उत्तराखंड की महिलाओं का अभी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके प्रति बहुत नरम रुख है, मतलब मोदी अभी भी वहां पर एक बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं। दूसरा, वहां पर महिलाओं का रुझान भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ है। तो मेरा ये मानना है इसमें एक तो कांग्रेस से बहुत बड़ी गलतियां हुई। कांग्रेस 2 महीने पहले चुनाव शुरू होने से 2 महीने पहले बहुत अच्छी स्थिति में थी, लेकिन अचानक जब चुनाव करीब आया, जैसे कि कांग्रेस से गलतियां होती हैं, हरीश रावत को एहसास हुआ कि मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। क्योंकि जो अभी राहुल गांधी के जो एक कोर टीम है, उस कोर टीम के कुछ लोगों ने कोशिश करी प्रीतम सिंह को आगे करके कि भाई हरीश रावत को हमको सीएम नहीं बनने देना है। तो वो एक लॉबी गुटबाजी बहुत तेजी से उभरी वहां पे। उस गुटबाजी में हरीश रावत को वो अपने को असुरक्षित मानने लगे, तो उनकी तरफ से भी कुछ सीटों पर गलत फैसले किए गए टिकट बंटवारे के समय। वो खुद अपनी सीट गलत जगह से उन्होंने चुन ली, रामनगर, एक जिद में चुनी उन्होंने। उन्हें पता था मैं रामनगर से चुनाव हारूंगा, लेकिन वहां पर एक रणजीत सिंह रावत थे जो कभी उनके सबसे घनिष्ठ होते थे, उनसे झगड़ा हो गया। तो वो रणजीत सिंह रावत को रामनगर से चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते थे। तो वो जो उसके जो उन्होंने आपसी झगड़े कांग्रेस फंसी, उस झगड़े का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ही एक दूसरे को निपटाने में, हराने में जुट गए। आलोक मेहता जी, अरविंद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ इस पोल ऑफ पोल के सेशन में रहने के लिए। लेकिन हाँ, मैं ये भी पूछना चाह रहा था, मैं ये भी समझना चाह रहा था, बल्कि पूरे देश की जनता ये जानना चाह रही होगी कि लगभग 3 से 4 महीने रणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में मिले, लेकिन कांग्रेस की वापसी नहीं होती नजर आ रही है एग्जिट पोल, पोल ऑफ पोल के मुताबिक। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को लगभग 6 महीने मिले। क्या इसका फायदा कैसे किस तरीके से उठाया, यह भी आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि एग्जिट पोल के आंकड़े जो भी कह रहे हैं, इसका एनालिसिस सीधे हमने स्क्रीन पर रख दिया है। पोल ऑफ पोल की एवरेजिंग भी हमने आपकी टीवी स्क्रीन पर रख दी है। अंत में एक बार मैं पीसीआर से गुजारिश करूंगा, जो 5 ग्राफिक्स के जरिए हम 5 राज्यों के रिजल्ट यानी पोल ऑफ पोल के रिजल्ट दिखा रहे थे, उसके साथ में अगर हम वाइंड अप करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। एक एक करके अगर आप दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ में शुरुआत करते हुए पोल ऑफ पोल का रिजल्ट पूरी स्क्रीन पर अगर एक बार लेकर के आप आ जाएंगे। हाँ, ये यूपी का रिजल्ट है पोल ऑफ पोल, जहां पर बीजेपी प्लस 236, समाजवादी पार्टी 147, बीएसपी 12, कांग्रेस 5, अदर्स 3। इसके बाद अगला उत्तराखंड लेकर के आइए। उत्तराखंड सीट शेयर पोल ऑफ पोल के मुताबिक बीजेपी 36, कांग्रेस 31, आम आदमी पार्टी 1, अदर्स 2। पंजाब लेकर के आइए, जहां पर आम आदमी पार्टी को 70 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस को 25, शिरोमणि अकाली दल प्लस को 17, बीजेपी प्लस को 4 और अदर्स के खाते में 1। कैप्टन क्यों नहीं चले, बड़ा सवाल। गोवा में आम आदमी पार्टी ने कहा था सरकार बनाएंगे, अगला गोवा, बीजेपी 16, कांग्रेस 15, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलने का पूर्वानुमान, अदर्स के खाते में 6 सीट जा सकती हैं। मणिपुर, भारतीय जनता पार्टी 29, कांग्रेस 14, एनपीपी 8, एनपीएफ 5 और अदर्स के खाते में 4 सीटें। यानी ये 5 राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बम साबित हो सकते हैं अगर हम पोल ऑफ पोल्स के नतीजे पर विश्वास करें। हालांकि चंद घंटे के बाद में सबसे तेज नतीजे 10 मार्च सुबह 6 बजे से लगातार सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर देखना न भूलें। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।